प्यारे बच्चों, आज हम आपके क्लास 7th का हिंदी का सेकंड चैप्टर दादी माँ इसका सारांश पढ़ेंगे। दादी माँ एक कहानी है एक ऐसी दादी की जो अपने पूरे परिवार की सहायता करती हैं और एक वट वृक्ष की तरह अपने पूरे परिवार के सदस्यों की छाया बनी रहती हैं और हमेशा उन्हें सहारा देती हैं और विषम परिस्थितियों में उनके साथ खड़ी रहती हैं कदम से कदम मिला के, और कैसे वह अपने अनुभवों के ज़रिए अपने बच्चों को बताती हैं कि कहाँ पर उन्हें क्या करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम दादी माँ चैप्टर का सारांश पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि हमारे परिवार में जो भी हमारे बुजुर्ग होते हैं वह हमेशा हमें अपने अनुभवों द्वारा जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। तो कई बार हमें, क्योंकि हम अनुभव में कम होते हैं और जैसे आप हैं, आप बच्चे हैं, आप में जोश ज़्यादा होता है और आप ये कभी कभी बुरा भी मानते हो जब आपसे आपके बड़े कुछ बात पर टोकते हैं। लेकिन आपने हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वे हमेशा हमारे अच्छा ही चाहते हैं और हमेशा हमें परेशानियों से बचाने के लिए ही समझाते हैं। तो दादी माँ चैप्टर का जो सारांश है वो मैं आपको बताऊंगी। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है। इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और परिवार में बड़ों के महत्व को अत्यंत मार्मिक ढंग से दिखाया है। अब लेखक बड़े हो चुके हैं, वर्तमान में लेखक बड़े हो चुके हैं और वे अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं। उन्होंने जीवन में बहुत सारे सुख दुख देख लिए हैं, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता है। तो लेखक जो हैं वे अब बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए हैं और जब भी कोई परेशानी आती है तो उनका मन खराब हो जाता है। ठीक है, और उनके जो भी मित्र हैं, मित्र सामने तो शांत होने का दिखावा करते हैं परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। तो जो मित्र भी होते हैं कई, वो ऐसे होते हैं, सामने तो हमेशा हमारे साथ होने का दिखावा करते हैं परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक अपनी दादी से भावनात्मक रूप से जुड़े थे। लेखक की दादी ममता, स्नेह और दया की मूर्ति थी। जो इस कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, उन्हीं की अपनी कहानी है ये, जिसमें वे अपने वर्तमान समय की तुलना अपने दादी माँ के साथ बिताए हुए समय से करते हैं और देखते हैं कि आज के समय में तो जो मित्र हैं वो सामने होने का तो दिखावा करते हैं परंतु पीठ पीछे कमज़ोर कह कर के मजाक उड़ाते थे और बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी जिसमें लेखक का मन ख़राब हो जाता था, क्योंकि जब वह अपने पुराने समय को याद करते थे, अपनी दादी की समय को, तो वो उनको बहुत याद आती थी और लेखक अपनी दादी से भावनात्मक रूप से जुड़े थे। लेखक की दादी ममता, स्नेह और दया की मूर्ति थी। बचपन में, अब लेखक अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं। बचपन में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था। बरसात के मटमैले पानी में कूदना अच्छा लगता था, सभी बच्चों को लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता था, जिससे एक बार उन्हें बुखार भी आ गया था। ठीक है, तो क्या होता है, पानी में खेलने से बुखार आ गया था। उस समय लेखक को बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था, क्योंकि बीमारी में उन्हें दिन भर नींबू व साबूदाना मिलता था। उनकी दादी उन्हें दिन भर उनकी देखभाल करती थी और उन्हें खाने के लिए औषधि के रूप में ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देती थी। एक बार लेखक को ऐसा बुखार चढ़ा जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दादी उनके माथे पर एक बार उन्हें बुखार आ गया था। उस समय बचपन में लेखक को बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी बहुत देखभाल होती थी। बीमारी में उन्हें दिन भर नींबू और साबूदाना मिलता था। एक बार लेखक को ऐसा बुखार चढ़ा जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था।
ठीक है। तो दादी उनके माथे पर अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। दादी कहती थी कि एक चबूतरे की मिट्टी जो है उसमें बहुत शक्ति है, उसको लगाती थी दादी उनके माथे पर। तो दादी लेखक की अत्यंत लगन से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली कई औषधियों का नाम याद था। तो दादी जो है वो गांव में ही मिलने वाली कई औषधियों को इकट्ठा करती थी और गांव के बच्चों की और अपने घर के बच्चों की उसी से उपचार करती थी। लेखक अब भी बीमार पड़ता है। अब भी लेखक जब बड़े हो गए हैं तब भी वो बीमार पड़ता है, परंतु अब रसोइया अपनी इच्छा नहीं करता। अब लेखक के घर में जो रसोइया है वह अपने इच्छानुसार उनकी देखभाल करता है और डॉक्टर को देखते ही अब बुखार भाग जाता है। तो अब का समय बदल गया है। लेखक कहता है कि अब का समय बिल्कुल बदल गया है। अब डॉक्टर आते हैं, सुई लगाते हैं तो डॉक्टर को देखते ही बुखार भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता था। ठीक है। तो अब लेखक फिर से अपनी दादी को याद करते हैं। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। उनसे पहले के पैसे नहीं, उन्होंने पहले के पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। तो एक स्त्री थी गांव की जो लेखक की दादी से पैसे मांगने आ गई थी और उन्होंने उसके पहले के पैसे भी वापस नहीं किए थे। तो वह दादी माँ से कह रही थी कि अपनी बेटी की शादी के बाद वह सब पैसे दे देगी। ठीक है। तो लेखक जब छोटे होते हैं तो अपनी दादी और रामी की चाची के बीच की बातें सुनते हैं। तो जो रामी की चाची होती है उसने पहले पैसे लिए होते हैं, वो भी वापस नहीं किए होते हैं, तो दादी उसे डांट लगा रही होती है और क्योंकि वह दोबारा पैसे मांगने आ गई और दादी माँ से वह कह रही थी कि अपनी बेटी की शादी के बाद वह सब पैसे दे देगी। लेखक ने दादी से पैसे देने को कहा। लेखक ने खुद भी अपनी दादी से कहा कि इन्हें पैसे दे दो, परंतु दादी ने उसे भी डांट दिया और कई दिनों बाद उस समय दादी ने उसे भी, लेखक को भी डांट दिया। कई दिनों बाद लेखक को यह बात पता चला कि दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला सारा ऋण माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए रुपये भी दे दिए। ठीक है। तो दादी माँ जो थी वह बाहर से कठोर लगती थी लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी थी। तो वह बहुत दिनों बाद जब लेखक को पता चला कि दादी माँ ने तो रामी की चाची का पिछला सारा ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए भी रुपये दिए। ठीक है। इस तरह लेखक के मन में अपनी दादी के लिए बहुत श्रद्धा पैदा हो गई। लेखक के अब एक बार की और बात याद कर रहा है लेखक कि लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था इसलिए वह बारात में नहीं गया। ठीक है। तो लेखक के किशन भैया की शादी थी, लेखक को बुखार आ गया था इसलिए वह बारात में नहीं गए। तो जो लेखक थे वह जब छोटे थे तो उनके बड़े भैया की शादी थी, तो उस दौरान उन्हें बुखार आ गया था, वो बारात में नहीं गए थे। तो दादी माँ ने लेखक को अपने पास ही चारपाई में सुला दिया था। जब बारात चली गई थी तो दादी माँ ने लेखक को अपने पास ही चारपाई में सुला दिया। और घर की औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। तो जब जिस घर में शादी होती है वहाँ की औरतें जो हैं रात में, क्योंकि सारी महिलाएं ही घर में रह जाती थी, तो वह अभिनय करती थी जिसमें वो स्त्री पुरुष दोनों के ही रोल करती थी, दोनों ही वही बनती थी। अब लेखक के मामा का लड़का राघव, लेखक के जो मामा के लड़का था राघव, वो देर से पहुंचने के कारण बारात में नहीं जा पाया। तो जब वह आया शादी को अटेंड करने के लिए तो वह क्या हुआ, उसको लेट हो गया तो वो बारात में नहीं जा पाया। तो जब औरतों ने ऐतराज़ किया, क्योंकि घर में किसी भी आदमी के रहना औरतों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि वह अभिनय करती थी, नाटक करती थी। ठीक है। तो जब औरतों ने इतराज़ किया तो दादी माँ ने राघव को यह कहकर बचा लिया कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता, मतलब छोटा लड़का और भगवान के समान होता है, ये छोटा बच्चा है इसलिए इसके यहाँ रहने पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से दादी माँ ने राघव को बचा दिया। ठीक है, अपनी बातों से। उसके बाद दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे। दादी माँ और जब लेखक बड़े हो रहे थे तो देख रहे थे कि दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादाजी के अचानक मृत्यु से वह उदास रहने लगी थी। लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई थी, इसकी वजह से दादी जो है वो उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनके शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। जब दादाजी की मृत्यु हुई तो कई नाते रिश्तेदार आए और वे सब अपने आप को पिताजी और दादी माँ के शुभचिंतक बताते थे। ठीक है। और इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी।
इन्हीं शुभ चिंतकों के कारण घर के खर्चे बढ़ गए। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। ये लेखक बता रहे हैं कि कैसे दादी के सर पे विपत्तियाँ आई। तो दादी माँ बहुत परेशान उदास रहती थी जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी, और दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत सारा खर्चा किया और घर पर उधार बढ़ गया। अब घर की स्थिति बिगड़ने लगी, घर पर बहुत उधार बढ़ गया। एक दिन दादी माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। एक दिन की बात फिर याद करते हैं लेखक कि एक दिन दादी माँ माघ की सर्दी में, माघ मतलब जनवरी के महीने की सर्दी में, गीली धोती पहन के संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी, उदास बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। जो लेखक था वो उनके पास गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। ठीक है, उन्होंने पूछा दादी माँ से कि वह क्यों नाराज़, वह क्यों उदास बैठी हैं, वह क्यों रो रही हैं। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। ठीक है, उन्होंने लेखक को नहीं बताया कि क्या परेशानी है। ठीक है, और वो रो रही थी। अगले सुबह लेखक ने देखा कि उनके पिताजी और किशन भैया, ठीक है, उनके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। सब दुखी थे और सोच में पड़े हुए थे। लेखक ने देखा, लेखक जो हैं घर के छोटे भाई थे, उनके बड़े भाई किशन थे, उनके पिताजी थे, दादी थे और दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था, कहीं से भी घर में उधार नहीं मिला। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता न करें। उस समय भी दादी माँ अपने घर के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर के सामने आई और उन्होंने पिताजी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि चिंता नहीं करो मेरे होते हुए, और उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दे दिए। घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दे दिए और इस तरीके से वह घर का सहारा बने। ठीक है, ये सब बातें लेखक अपने बचपन की याद कर रहे हैं। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था। इस समय वर्तमान में जब लेखक सोच रहे थे अपने बचपन की बातें, तो उनके हाथ में किशन भैया का पत्र था जिसमें लिखा था कि दादी माँ अब नहीं रही। तो उस पत्र में ये लिखा था कि दादी माँ अब नहीं रही, दादी माँ की मृत्यु हो गई है। और लेखक कहीं बाहर शहर में थे और उनके हाथ में किशन भैया का पत्र था और उसमें लिखा था कि दादी माँ अब नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उनकी दादी उनके बीच नहीं है, दादी माँ की मृत्यु हो गई है। यह सोचकर लेखक के पाँव के तले ज़मीन खिसक गई और वह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वही दादी माँ जो उनके परिवार के लिए एक वट वृक्ष की तरह थी, जिनकी छाया में वे सब रह रहे थे, आज वे नहीं रही। इस समाचार पर लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था। तो यह इस कहानी का सारांश है, जिसमें लेखक अपनी दादी माँ की सारी बातें याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से दादी माँ एक कर्मठ महिला थी और कैसे उन्होंने उनका साथ दिया। ठीक है।